हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं सारे वो हॉट्स पॉइंट, टफ पॉइंट लेके आने वाला हूँ, जिससे कि आपको जो हमारा चैप्टर अभी कंटिन्यूएशन में है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सारे डर आपको निकल जाएंगे। फाइन, बट उससे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने सारे पार्ट्स अगर देख लिए, नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको सारे के सारे पार्ट्स में दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। फाइन, तो ये आज इलस्ट्रेशन है और इस इलस्ट्रेशन में मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000। फाइन, 80,000 क्रेडिटर्स गिवन है और इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्या कहना चाहता है इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 में क्या कहना चाहता है कि हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड द प्लांट मशीनरी एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 10% लेस इन द बुक वैल्यू एंड कैश ₹5,000 इज पेड इन फुल सेटलमेंट। यानी क्रेडिटर्स थे 80,000 के पीछे क्वेश्चन है और ये कहना चाहता है क्रेडिटर्स में से जो आधे क्रेडिटर्स हैं, यानी जो हाफ क्रेडिटर्स हैं 40,000 के, वो मशीनरी को ले गए हैं एट अ वैल्यू ऑफ 10%। और मशीनरी जो है वो है 30,000 की पीछे और 10% हो गया 3,000, तो 27,000 की वो मशीन ले गया। हाफ क्रेडिटर्स, उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बट जो बाकी के क्रेडिटर्स बच गए हमारे 40,000, उसको वो पे कर रहा है कितना, नेक्स्ट पॉइंट में 7 में 10% डिस्काउंट में, और 40,000 का 10% हो गया 4,000, तो आपने पे करा 36,000। सो 36 तो यहाँ पे कर रहे हैं और जो रिमेनिंग यहाँ पे था 5,000 कैश, ये है ये वाला पॉइंट भी कि ऊपर जो था मशीनरी, उसके अलावा 5,000 कैश यहाँ भी पे किए हैं। तो यहाँ पर 36 और यहाँ पे 5, दोनों मिला के 41,000 हो जाएंगे और वो 40,000 हम क्रेडिटर्स को यहाँ पे कर देंगे इस जगह। फाइन, तो ये हमारा क्रेडिटर्स आप देख सकते हैं कि क्रेडिटर्स 41,000 हमने पे कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पर Z है लास्ट पॉइंट में, जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ पे Z एक ओल्ड कस्टमर है, उसका अकाउंट पूरा राइट ऑफ हो चुका था बैड डेट्स, बट वो 500 रुपये पे कर रहा है। अगेन इट इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ अनरिकवर्ड एसेट, यानी बैड डेट्स रिकवर्ड है और वो भी बैड डेट्स रिकवर्ड हम यहाँ पर बाय में कैश में दिखा देंगे रिलेशन अकाउंट के अंदर। फाइन, तो मैं इलस्ट्रेशन टू इलस्ट्रेशन आपको पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, बिकॉज कोई फायदा नहीं है कि आप पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें और 20-25 मिनट लगाएं। सिर्फ फॉर्मेट्स आपको आते ही हैं, बस करना क्या है, अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे हम ध्यान से अगर पढ़ लें तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इसमें है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी 7,000, लोन टू मोनी, और जो एसेट साइड का लोन है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट पे आ जाता है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है, जो शेयर्स की बात करते हैं, हमने शेयर किसी और कंपनी के परचेज कर रखे हैं 100 रुपीज़ ईच और वो वैल्यू है 20,000 रुपीज़ की, और ये 20,000 रुपीज़ के हमने शेयर्स परचेज कर रखे हैं। और यहाँ पर इसको लेके लिखा हुआ है कि जो शेयर्स है वो पार्टनर्स लेके चले गए हैं अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और वो रेशियो है उनका कैपिटल रेशियो, ऊपर क्वेश्चन में मेंशन है कैपिटल रेशियो है, और कैपिटल रेशियो इज 1,60,000 यानी 5:3 में वो लेके चले गए हैं, तो डिवाइड कर देंगे और ये पार्टनर्स की ड्राइंग्स बन जाएगी, उनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आ जाएगा। फाइन, नेक्स्ट बात करते हैं कंटीजेंट लायबिलिटीज़ की। यहाँ 15,000 थी मगर वो सेटल हो गई कितने में, 9,000 में। तो ये प्रोविजन तो बाय में जाएगा और जो पेमेंट है वो 9,000 की पूरी पे होगी टू कैश। ठीक है, उसके बाद एक 4,000 रुपीज़ है एम्प्लॉइज़ को पे करा, जो बुक्स में नहीं था, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, ये भी टू कैश हो जाएगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, लास्ट पॉइंट मोनी ने एग्री करा, मैं पे भी करूंगा और बियर भी करूंगा, रिलेशन एक्सपेंसेस 1,200 के। और हम सभी जानते हैं कि अगर बॉर्न और पेड बाय द सेम पार्टनर हो तो नो एंट्री बनेगी, ऐसा भी हम बोर्ड में आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट में लिखेंगे नो एंट्री, क्योंकि रिलेशन एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय मोनी, देयरफॉर नो एंट्री हैज बीन पास इन द बुक्स एनीवेयर। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, यानी आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इसका भी मैं जो PDF है वो आपको गूगल ड्राइव में, आपका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और दोबारा से पढ़ सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें पूरे डिसोल्यूशन के अच्छे पॉइंट्स गिवन हैं। पहला पॉइंट तो यहाँ पे है हैदर्स लोन 10,000 रुपीज़, और ये कंफ्यूज करने के लिए है बिकॉज यहाँ पर नीचे इससे रिलेटेड एक और एडजस्टमेंट है, वो आपको कंफ्यूज करेगी, तो ये नॉर्मल पॉइंट नहीं है, ध्यान से सुनना। हैदर्स लोन लायबिलिटी साइड पे है 10,000 रुपये का, एंड ये हमें पता है हम कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के थ्रू पे कर देंगे। फाइन, इसमें भी ऐसा करेंगे, बट नीचे कुछ है, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि ये याद रखना कि एक हैदर्स लोन लायबिलिटी साइड पे यानी फर्म ने बोरो कर रखा है, बस ये ध्यान रखना इस पार्टनर से। वर्कमेंस फंड 10,000 दे रखा है और नीचे इसके बारे में क्लेम के बारे में मेंशन है। तो पढ़ते हैं पॉइंट नंबर पहले H। ये H है जो पॉइंट आपको ऊपर लोन से कंफ्यूज करेगा। हैदर हैड टेकन अ पर्सनल लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम अ फर्म, यानी फ्रॉम अ बैंक अगेंस्ट द फर्म्स लैंड, यानी ये मॉर्गेज लोन, इसने पर्सनल लोन ले रखा है फर्म की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। दोबारा सुनिए एक बार, पार्टनर ने लोन ले रखा है एक बैंक से, और किसकी प्रॉपर्टी पे, जो फर्म्स के एसेट है, फर्म के एसेट के बिहाफ पे पर्सनल लोन ले रखा है। तो मैं ये कहना चाह रहा था ऊपर जो हैदर्स लोन है वो भी 10,000 है, आप देख पा रहे हैं, और ये वाला लोन भी 10,000 है। तो आप कंफ्यूज होंगे क्या ये सेम है, नहीं, ये
सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तो पार्टनर ने पर्सनल लोन ले रखा है, तो वो बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं पर्सनल लोन, फाइन। बट हाँ, जो फर्म के एसेट्स हैं लैंड, वो उसने मॉर्गेज करा रखा है और वो लैंड बैलेंस शीट में भी आएगी क्योंकि ओनरशिप अभी भी फर्म के पास है। तो मॉर्गेज के केस में एसेट बैलेंस शीट में अभी भी अपेयर करता है। सो अब देखते हैं हम क्या कहना चाहता है। ये कह रहा है कि जो लैंड थी वो उसको बेची गई क्योंकि डिसोल्यूशन के टाइम पे 24,000 की, और जिस बैंक से हैदर ने लोन लिया था, बैंक ने क्या कहा कि मैं आपको सिर्फ 12,500 दे रहा हूँ नेट आफ्टर डिडक्टिंग हैदर्स लोन एंड उसका इंटरेस्ट, जो उस पर इंटरेस्ट हो चुका था। यानी टोटल अमाउंट थी 24,000, फर्म को जो मिले सिर्फ 12,500। अगर इसमें से आप माइनस करेंगे 24 माइनस 12,500 तो 11,500 आएगा। इसका मतलब वो 11,500 उसने 10,000 तो लोन के काट लिए एंड 1,500 उसके ऊपर से इंटरेस्ट काट लिया हैदर का। मेरा आपसे ये पूछना है बच्चे कि आप बताइए इसमें फर्म की क्या गलती है? पार्टनर ने पर्सनल लोन लिया था और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर कोई पार्टनर या कोई भी सोल प्रोप्राइटर अगर पर्सनल लोन लेता है तो वो उसकी हेडेक है, फर्म की हेडेक नहीं है। तो ये इस केस के अंदर जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो बेचने के बाद फर्म को 11,500 कम मिले हैं, तो फर्म क्या करेगी? वो 11,500 इस पार्टनर के नाम पे डेबिट कर देगी कि भाई ये तेरे नाम से हमें कम पैसे मिले हैं। तो अब फर्म एंट्री क्या बनाएगी वो ध्यान से सुनिए। बैंक डेबिट 12,500 क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया फर्म का। जो 11,500 कम मिले हैं उसको वो हैदर्स के नाम से डेबिट कर देगी कि उसकी वो ड्राइंग है। एंड 2 जो हमारा जो लोन ले रखा है इसने बैंक से, यानी जो हमारा इंटरेस्ट काटने के बाद आएगा वो हमारी एंट्री बनेगी, और वो एंट्री हमने बना रखी है यहाँ पर टू रिलेशन के नाम से। बैंक डेबिट यानी जितने पैसे मिले, हैदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू रिलेशन 24,000। यानी फर्म को तो अपने अकाउंट में पूरा 24,000 सेल प्राइस दिखाना पड़ेगा बिकॉज उसकी तो सेल प्राइस है ही 24,000। या ये देखिए, तो बाय हैदर्स कैपिटल अकाउंट या एंड बाय बैंक, आप देख रहे हैं दोनों अमाउंट यहाँ गिवन है। तो 24,000 जो सेल प्राइस था वही रिलेशन में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो तभी आएगा जब उसको फर्म का एक्चुअल आप लिखेंगे कि कितना उसको मिलना चाहिए था 24,000। और जो पर्सनल है वो पर्सनल हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में कर देंगे 11,500 रुपये। तो एक बार फिर बताना चाहूँगा, 24,000 जो था सेल प्राइस, उसमें से फर्म ने 20 जो हमारा रिसीव है अमाउंट वो तो बैंक में डेबिट कर दिया। जो नहीं रिसीव हुआ, जो हैदर के वजह से कम मिला, वो हैदर के नाम पे हमने ट्रांसफर कर दिया। तो रिलेशन में पूरा 24 क्रेडिट होगा, मगर ब्रेकअप के साथ होगा बाय बैंक और बाय जेम्स, फाइन। और वो जेम्स के डेबिट में आ गया बिकॉज उसकी वो ड्राइंग बन जाएगी, क्योंकि एक तरह से फर्म ने उसके बिहाफ पे पैसे बैंक को दिए हैं, यानी वो लोन जो जेम्स ने रखा था उसके बदले फर्म को चुकाने पड़े बैंक को, इसलिए फर्म ने हैदर से वापस ले लिए पैसे, फाइन। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस की। यहाँ पे देखिए जेम्स ने एग्री करा है कि वो बियर करेगा एक्सपेंस और फर्म पे करेगी, तो सीधा सीधा बॉन्ड बाय पार्टनर है, पेड बाय फर्म है, तो ये एंट्री बन जाएगी जेम्स टू बैंक, यानी ये दो जगह जाएगी, जेम्स के डेबिट में जाएगी और बैंक के क्रेडिट में जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹16,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, यहाँ पे नोट कर लीजिए किसी नोटबुक में। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹16,000 वर गिवन इन 60% सेटिस्फैक्शन ऑफ एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ 25,000। रेस्ट ऑफ द लायबिलिटी वाज सेटल एट 90%। मीन्स व्हाट? ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 16,000 का, उसको 60% 25,000 के बदले पे कर दिया, यानी एक लायबिलिटी थी 25,000 की, उसकी जो 60% है वो 60% आप निकालेंगे, उसके अगेंस्ट ये एसेट दे दिया, यानी उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। बट अब जो रिमेनिंग लायबिलिटी है वो कितनी होगी? अगर हमने 60% निकाल लिया तो कितना बचा? 40%। तो इस 25,000 का 40% करेंगे, वो जो अमाउंट आएगी उसमें उसको या तो 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या उसमें से 10% माइनस कर दीजिए, जैसा भी आप करेंगे, जैसे आपको कैलकुलेशन या कंफर्ट जोन में वो देख लीजिए। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इसका वर्किंग नोट किस तरह से बनेगा। वर्किंग नोट, फाइन, चेक करते हैं। यहाँ देखेंगे सबसे पहले हमारे पास है कितना, हमारे पास टोटल अमाउंट कितना था, यस, चेक करते हैं इसको कि जो हमारा टोटल अमाउंट था वो है हमारे पास हाउ मच 16,000 अनरिकॉर्डेड, एंड 60% हमने पे कर दिया, इसका 40% हो गया 10,000, और 10,000 में से हमने माइनस किया 10% 1,000, तो 9,000 पे करा। यानी पेमेंट साइड में देखेंगे क्या हमने इसको पे किया है 9,000, यस, यहाँ पे हमने अनरिकॉर्ड लायबिलिटी को पे किया है, ये अनरिकॉर्ड लायबिलिटी, और इसका है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में चलते हैं। पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 25,000 इंटू 40%। ये मैंने 40% क्यों किया? क्योंकि 60% तो हम दे चुके हैं ऑलरेडी, और लेस 10% क्यों किया माइनस 10%? क्योंकि वो 90% पर रियलाइज हुआ है। तो आप इसको 90 से मल्टीप्लाई कीजिए या लेस 10% कर दीजिए, अल्टीमेटली 9,000 ही आएगा। तो वो 9,000 हमने यहाँ पर पे कर दिया। सो आई होप ये पॉइंट अच्छा लगा होगा। यही पॉइंट आपको बोर्ड एग्जाम में टफ बनाएंगे, और यही पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किए हैं NCERT बेस, ताकि आपको दिक्कत ना आए बोर्ड एग्जाम में।
लास्ट पॉइंट, लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड इज 3000, यानी जो हमारे पास वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड था वो था हमारे पास 10,000, उसमें से 3,000 का क्लेम है, तो जितना क्लेम होता है उतना ही हम रियलाइजेशन के बाय में ट्रांसफर कर देंगे फंड को और पे कर देंगे टू कैश, और रिमेनिंग फंड पार्टनर से बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो चेक करते हैं हमने कि क्या ऐसा हमने कुछ कर रखा है। यस, देखिए हमने वर्कमैन्स फंड को ट्रांसफर कर रखा है कितना, 3000, ओनली 3000, और हमने यहाँ पे भी कर दिया 3000, फाइन। और जो रिमेनिंग बचा 7000 वो हमने पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में बांट दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट चलते हैं अगले इलस्ट्रेशन पे और देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट्स बहुत ही फेवरेट है सीबीएसई के लिए और काफ़ी क्लासरूम में आपने प्रैक्टिस भी किया होगा इस पॉइंट को कि जो ट्रेड क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं वो एवरेज बेसिस 1 मंथ आफ्टर 31 दिसंबर पे होते हैं, यानी हर 31 दिसंबर के बाद 1 महीने बाद पे होते हैं, यानी 31 जैन को। बट क्योंकि फॉर्म डिसॉल्व हो गई इमीडिएटली 31 दिसंबर को, 1 महीना पहले, तो क्रेडिटर्स ने उनको हमें यानी हमारी फर्म को बीपी और क्रेडिटर्स दोनों ने 20% डिस्काउंट दिया ऑन पर एनम। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर एनम। इफ पर एनम इज नॉट गिवन देन इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 1 मंथ इज नॉट देयर, और अगर यहाँ पर एनम है यानी अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, तो ये डिस्काउंट हमें 1 मंथ का मिलेगा। वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जितने भी क्रेडिटर्स हैं इंटू 20/100 इंटू 1/12, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखिएगा। इसको ही माइनस करके हम क्रेडिटर्स बीपी को पे करेंगे, और जो मैंने यहाँ दिखा रखा है ये देखिए, क्रेडिटर्स और बीपी को ऐड कर दिया 57, उसमें से 20% निकाल दिया 1 मंथ का, 950 डिस्काउंट है, और बाकी अमाउंट हमने पे कर दिया, और ये पेमेंट हमारी डेबिट साइड पे आएगी टू कैश या बैंक, क्रेडिटर्स एंड बीपी। ठीक है, इसका आगे जाके क्वेश्चन में एक और यूज है, जो आप नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें ये वाला पॉइंट नहीं था जो अब डिस्कस करने वाला हूं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी ऊपर डिस्कस किया है हमने, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, वो यहां से लिंक होगा। देखिए जरा, प्रतीक ने फर्म को डिसॉल्व किया, उसको कमीशन मिलेगा 3%, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, 3% ऑन द एसेट्स रियलाइज इन कैश लेस लायबिलिटीज पेड इन कैश। ये पॉइंट नया है आपके लिए क्योंकि ये नॉर्मली क्वेश्चन में कई बार पॉइंट नहीं दिख पाता हमें कि 3% जो हमने एसेट्स को रियलाइज किया वो तो है ही, साथ में हमने जो लायबिलिटीज पे करी है वो भी माइनस कीजिए, तब जाके 3% निकालना है। नॉर्मली हम क्वेश्चन में ये तो पढ़ते हैं 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज, जितना भी एसेट्स बेचा उसका 3% निकाल के रिलेशन टू पार्टनर, बट यहाँ ये कह रहा है कि जितना एसेट्स को बेच के पैसा आया वो माइनस जो लायबिलिटीज को पे किया उसको माइनस करो, उसका 3% आपने देना है। तो यानी एसेट्स को बेच के जो पैसा आएगा वो हम यहाँ बाय बैंक टोटल कर लेंगे, और मैंने नीचे वर्किंग नोट में दिखा रखा है, एसेट्स को बेच के जितने भी एसेट्स बेचे हैं उसका टोटल है 1,41,750, और क्रेडिटर्स को पे किया हमने 56,750, तो इसको दोनों को माइनस करना है। जो दोनों को माइनस करके आएगा उसका 3% कमीशन हमें प्रतीक को देना है, और वो 15,264 आ गया। तो ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा। तो 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये दोनों नोटबुक पे आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ पूरा क्वेश्चन टफ नहीं होता, सिर्फ एक आधा पॉइंट होता है जो यूएसपी बनाता है। तो इसको आप, इसका भी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर लूंगा आपको, और उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइन, तो ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलेटेड और इंपॉर्टेंट थे। चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। वो है डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जहां पर कि करंट अकाउंट गिवन हो। यस, जब करंट अकाउंट गिवन होते हैं तो जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी हमारी 11 स्टेप फॉर्मूला आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी एसेट टेकन बाय पार्टनर है, अब उसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू रिलेशन। कोई भी लायबिलिटीज अगर टेक ओवर कर रहा है पार्टनर तो उसकी एंट्री बनेगी रिलेशन टू पार्टनर्स करंट, और प्रॉफिट लॉस भी करंट अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर होगा। इट मींस व्हाट, पहले करंट अकाउंट खुलेंगे और करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, और पहले करंट अकाउंट क्लोज होगा, और करंट अकाउंट के बैलेंसिंग फिगर कहाँ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में, और फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा कैश और बैंक के थ्रू। फाइन, देखते हैं इसमें खास बात क्या है। सबसे पहले पार्टनर्स का लोन है, ये सिंपल है, जब भी लोन हो तो वो सीधा पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 29,000 गिवन है, इसको ध्यान से नोट कर लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि वो पॉइंट आगे रिलेटेड है। 29 की इन्वेस्टमेंट्स गिवन है आपको। नीचे पढ़ते हैं आप, नीचे लिखा हुआ है एक क्रेडिटर्स है 12,000 का। ठीक है, टोटल क्रेडिटर्स हम देख लेते हैं कितने हैं, 30,000 के। 30 में से एक 12,000 का क्रेडिट है जो इन्वेस्टमेंट ले गया बुक वैल्यू ऑफ 11,000 इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, यानी इस क्रेडिटर में से 30 में से 12 तो क्रेडिटर्स अब इन्वेस्टमेंट लेके चले गए। और मैंने बताया आपको जब भी कोई लायबिलिटीज एसेट को लेके चली जाए फुल सेटलमेंट में उसकी कोई एंट्री नहीं बनती। अब लिखा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ले गया, 11,000 की, तो 29 में से 11 निकल गई तो 18,000 इन्वेस्टमेंट अभी भी बचती है हमारे पास, और वो 18,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में बेची है, 90% पे, यानी 10% माइनस कर दीजिए। अगर 90% निकालेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है, 10% माइनस कर दीजिए, बात वही आएगी, और इसकी एंट्री बनेगी कैश टू रिलेशन 16,200, वो पीछे अभी आपको मैं दिखाऊंगा। यहाँ लिखा क्रेडिटर्स एंड बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ्स। अभी पिछले क्वेश्चन में 1 मंथ था, यहाँ 2 मंथ से 31 मार्च के बाद, यानी 31 मार्च जो भी हमारी बुक्स ऑफ क्लोज है 2 महीने बाद हम उसको पेमेंट करते थे, बट क्योंकि अभी डिसॉल्व हो गई तो इमीडिएटली हम डिस्काउंट दे रहे हैं 12%, वो भी पर एनम है। अगेन पर एनम ध्यान से देखिएगा, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा, बट डिस्काउंट 2/12 होकर माइनस हो जाएगा। फाइन, अब चेक करते हैं जो आपको मैं पॉइंट कहना चाह रहा था इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड का, तो वो देखिए ये है वर्किंग नोट नंबर 2 जो हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स जो थी क्रेडिटर्स को दी थी उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। टोटल इन्वेस्टमेंट 29,000 की थी, उसमें से 11,000 के क्रेडिटर्स को दे दिया, बचा 18, और 18 को 90% पे बेच दिया 16,200, तो वो बाय बैंक 16,200 हमारा इस जगह बाय में आ जाएगा। फाइन, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था।
दूसरा बात करते हैं जो प्रीपेड इंश्योरेंस की। यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है। ये पॉइंट हमेशा आता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ गिवन होता है और नॉर्मली ये कैश में रिकवर नहीं हो पाता नॉर्मली। तो क्या ये आना चाहिए? ये वन ऑफ द टीचर्स वर्कशॉप में किसी टीचर ने पूछा कि सर ये यहाँ क्यों आता है जब इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती ही नहीं है, रिकवर कर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी मॉनेटरी वैल्यू है। जिस चीज़ की मॉनेटरी वैल्यू है, सेलेबल एसेट मतलब इसकी वैल्यू है। अब जब जैसे एसेट साइड पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, इसलिए वो नहीं आते। तो जिस भी एसेट की सेलेबल वैल्यू है बट नहीं मिल रहा, वो अलग बात है, वो एसेट जरूर यहाँ आएगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस का यहाँ 0 ले लिया। लेकिन यहीं अगर मान लीजिए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड होता, तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में अगर ना भी कुछ लिखा हो तो भी वो पे करना है, क्योंकि वो लायबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पर है प्रोविडेंट फंड, इवन इफ नथिंग इज मेंशन यू हैव टू पे। और अगर जैसे एग्जांपल लीजिए यहाँ 15,000 है और अगर पे हमने किया 18,000, तो यहाँ एक्चुअल 18,000 की अमाउंट आएगी, ये ध्यान रखिएगा। और अगर ये 18 नहीं गिवन होता इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, तो हम 15 पे करते हैं बुक वैल्यू पे। तो लायबिलिटीज आर ऑलवेज पेड एट बुक वैल्यू इफ नॉट मेंशन। अब देखते हैं करंट अकाउंट को। सारी चीज देखिए। अब यहाँ देखिए, जो पार्टनर्स ने लायबिलिटी ली वो करंट अकाउंट आ गया, जो प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट आ गया, जो हमारा एसेट्स टेकन पार्टनर है वो करंट आ गया। तो सबसे पहले करंट अकाउंट खोलेंगे, ओपनिंग बैलेंस। सारे करंट अकाउंट की आइटम हमने करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर करी कैपिटल अकाउंट। ये दोनों बैलेंसिंग फिगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगी। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस पहले से था और इन दोनों फिगर को ट्रांसफर करने के बाद अब जो बैलेंस बचेगा वो टू कैश या बाय कैश हमने ट्रांसफर कर दिया। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप 2 बार करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि हो सकता है अगर करंट अकाउंट आए तो आप आराम से हैंडल कर लें इसको। फाइन, चढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ और देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्या है। या ये एक ऐसी इलस्ट्रेशन है जो सीबीएसई ने करीब अपने एग्जाम में 2 बार पूछी है और सैम्पल पेपर में भी शायद था, आई एम नॉट श्योर, बट येस ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बुक्स में भी, टेक्स्ट बुक्स में, हमारी फेमस टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन है। तो देखते हैं इसको क्या गिवन है। 24,000 के डेटर्स गिवन थे और यहाँ लिखा है इस 24,000 में से, अच्छा ये प्रोविजन तो हम सब जानते हैं क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा रियलाइजेशन के, ये बुक वैल्यू है। और यहाँ लिखा है इस 24,200 में से 20,000 के डेटर्स, यानी ये भी बुक वैल्यू है, ये भी बुक वैल्यू है, वो 17,200 में ए लेके चले गया है, ए हैज टेकन ओवर। तो बाय ए आ जाएगा डेटर्स 17,200। और जो रिमेनिंग है 24,200 में से 20 माइनस करेंगे वो बचेगा 4200। लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ रिमेनिंग डेटर्स, तो रिमेनिंग डेटर्स 4200 है, वो उसके हमें 50% मिले, यानी किसी डेट कलेक्टिंग एजेंसी को हमने दे दिया, उसने हमें 50% लाके इसका पैसा दे दिया और 50% 2100 होगा और रियलाइजेशन में बाय कैश 21 आ जाएगा। ये पॉइंट सिंपल था। मैंने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किया, बिकॉज ये पॉइंट मेरा सेकंड और थर्ड से रिलेटेड है। लेकिन सेकंड थर्ड जाने से पहले मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछना चाहूंगा, बच्चे ध्यान रखना हमेशा कि बुक वैल्यू ऑफ एसेट में से बुक वैल्यू ही माइनस होती है। दोबारा बोलेंगे, बुक वैल्यू ऑफ एसेट में से बुक वैल्यू ही माइनस होती है। अगर ये 20,000 नहीं गिवन होती, सिर्फ 17,200 गिवन होता, तो मैं 24,200 में से ये माइनस नहीं कर सकता, बिकॉज ये बुक वैल्यू और ये रियलाइज वैल्यू है। यही प्रॉब्लम इस पॉइंट में है। अगले पॉइंट में थर्ड में क्या प्रॉब्लम है देखिए जरा, कि बी जो था उसने स्टॉक तो ले लिया 7,000 में, सिंपल है बी टू रियलाइजेशन। अब है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट, यानी सन्ड्री एसेट टोटल 17,000 है, उसमें से इसने थोड़े सन्ड्री एसेट जिसकी बुक वैल्यू नहीं गिवन, वो उसकी रियलाइज वैल्यू गिवन है 7,200। यानी डेटर्स के अंदर अगर 20,000 ना गिवन होता तो मैं रिमेनिंग नहीं निकाल पाता माइनस करके 4,200। क्यों? मेरे को तो ये बुक वैल्यू नहीं गिवन होती। तो पहले मुझे इस सम का बुक वैल्यू निकालना है और जो बुक वैल्यू ब्रैकेट में गिवन है वो कितने पे ले गया, 10% लेस देन बुक वैल्यू, यानी इसकी बुक वैल्यू जो भी है उसमें से 10% माइनस करेंगे तो 72 आएगा। तो जब भी कभी कोई चीज मिसिंग हो उसको हम x ले सकते हैं, यानी लेट बुक वैल्यू बी x माइनस 10% ऑफ x इज इक्वल टू 72 और वो आ जाएगा मेरा 8,000। और अगर 17 में से 8 माइनस कर दूं तो 9,000 रिमेनिंग आ जाएगा और वो रिमेनिंग 90% पे सी लेके गया है। तो 90% ऑफ 9 इज 8100 और उसमें से 100 रुपये का डिस्काउंट मिला तो 8,000 रुपये में सी लेके गया। इसकी एंट्री बनेगी C2 रियलाइजेशन। दूसरी बात, अगर ये 10% लेस देन बुक वैल्यू है तो इसका मतलब ये 90% पे है, तो मैं इसको डिवाइड बाई 90 इंटू 100 करूँ तो भी 8,000 हमारा आराम से आ सकता है शॉर्टकट में। अगर यही लिखा हो तो 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो उसको मैं डिवाइड बाई 80 करता इंटू 100 करता तो भी आ जाए। तो शॉर्टकट भी मैं सिखा रहा हूँ और एक्स वाला भी जो आपको अच्छा लगे, फाइन। और इस इलस्ट्रेशन में बाकी कुछ नहीं था। बाकी ये है कि जो लोन है यहाँ पर 1,500 रुपये, वो सी ने कहा मैं विद इंटरेस्ट 30 रुपीज़ ये भी पे कर दूंगा, तो 2C आ जाएगा 1530। और ये इलस्ट्रेशन आप काफ़ी बार कर चुके होंगे, बट पॉइंट मुझे लगा कि मैं डिस्कस कर लूँ। नेक्स्ट चलते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट पे और ये कंक्लूडिंग पार्ट रहेगा कि मेमोरेंडम बनती क्यों है। मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती इसलिए है कि जब मिसिंग फिगर हो, यानी प्रॉपर बैलेंस शीट ना गिवन हो, तो देन वी फाइंड द मिसिंग फिगर। और यहाँ देखेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट के लिए सारे एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज गिवन है, और जो मिसिंग फिगर वो कैपिटल्स की आई है 1,40,000। तो जरूरी नहीं कि हमेशा मिसिंग फिगर एसेट्स की आए, कैपिटल भी मिसिंग फिगर आ सकता है। और इसको हमने रेशियो में बांट दिया 875 रेशियो में, और तीनों के कैपिटल निकल गए। एक बार कैपिटल बैलेंस निकल गए तो अब हम नॉर्मल सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं, फाइन। लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं इस वीडियो का और इस चैप्टर का, और वो है क्या कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और भी, और अब मिसिंग फिगर निकालनी है। बट इस केस में क्या है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे यहाँ साफ साफ लिखा है कि दे कंट्रीब्यूटेड, यानी XYZ ने कंट्रीब्यूट किया 1,80,000 और 40,000।
और डिपॉजिट कर दिया बैंक में, ठीक है, तो बैंक टू XYZ। दूसरा, इन्होंने पूरे साल में जो अमाउंट विड्रॉ करी वो है 15,000, हर पार्टनर ने 15,000 विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स टू कैश है। अब हमें बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दिसंबर के बैलेंस निकालने हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ था जैन में, बुक्स क्लोज हुई 31 दिसंबर को, तो 12 मंथ्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बाय बैलेंस BD या बाय बैंक, इसमें बाय बैंक लिखेंगे बिकॉज बिजनेस शुरू हुआ है, और डेबिट में ड्राइंग्स मेंशन कर देंगे, और टू बैलेंस CD यानी क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ जाएगा, वो हम मेमोरेंडम बैलेंस शीट में डाल देंगे। फाइन। और आगे देखते हैं, इसमें लिखा है X टुक अप द स्टॉक एट एग्रीड वैल्यू, ये तो रिलेशन में बाय X, ये Y ले गया फर्नीचर बाय Y, और Z ले गया डेटर्स को तो बाय Z, ये सब चीज़ें हैं। मेन इंपॉर्टेंट बात है ये लाइन जो आपको समझ आने में दिक्कत आएगी, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एंड देन रिमेन्ड अ बैलेंस ऑफ 14 इन द बैंक अकाउंट। ये लाइन समझ नहीं आती कि क्रेडिटर्स को कितना पे करा, जरूरत भी नहीं है कि क्रेडिटर्स को पे करने के बाद अब रिमेनिंग 14 बैलेंस बचा, यानी इसकी एंट्री बैंक टू रिलेशन है सीधा सीधा। फाइन। तो देखते हैं सोल्यूशन में, यहाँ हमने कैपिटल अकाउंट को बनाए बिना, यानी बिना कैपिटल अकाउंट बनाए हमने इसको सॉल्व किया है। कैसे? बैलेंस शीट के अंदर हमने कैपिटल बैलेंस ले लिया ओपनिंग, और ड्राइंग यही माइनस कर दी, तो सीधा कैपिटल बैलेंस आ गए, और वही अमाउंट सन्ड्री एसेट्स आ गया। फाइन। जो एसेट्स, अच्छा ये एसेट्स यहाँ आ गया, जो पार्टनर लेके गए थे बाय X बाय YZ वो कर दिया, और ये बाय बैंक 14,000 जो नेट बचा, क्योंकि पेमेंट टू क्रेडिटर्स टू कैश आती है, वो जरूरत नहीं है, हमें पता ही नहीं क्रेडिटर्स कितने हैं, तो नेट अमाउंट लायबिलिटीज को पे करने के बाद और एसेट्स को बेचने के बाद 14,000 रही, वो हमने यहाँ लिख दिया। सिमिलरली वी कैन सॉल्व अकॉर्डिंगली। सो आई होप ये मेरा कंक्लूडिंग पार्ट है, और अब जो अगला पार्ट है वो डे 2 स्टार्ट हो रहा है हमारा विद द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जिस तरह से हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें कवर करी है, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आ रहा हूँ। तो ये वीडियो लगभग 21 मिनट्स की है, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें पूरा कंक्लूजन है, यानी कोई भी अब प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और आई कैन प्रॉमिस यू कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ डू रेफर मी, मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा ये वीडियो। और ये सब चीज़ें हम जो ले रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेहनत के बाद एक्सक्लूसिवली आपके लिए लेके आ रहे हैं, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जो भी कोई इस प्रॉब्लम में है। तो इस चैप्टर के इस 5 सीरीज़ जो हमारी वीडियो थी, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चैप्टर 4 से लेकर 8 मार्क के आपके पूरे मार्क्स आने वाले हैं, ये मेरी एश्योरेंस है आपको। सो आई होप आप शेयर करेंगे, और जाते जाते जरूर, अगर ये आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला डे 2 का भी कंटेंट आपसे हम शेयर कर सकें। और इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ सारी इलस्ट्रेशंस का, और पहली भी जो वीडियो थी उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो हमने इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्कस की थी, तो वो भी आप ले लीजिए, आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा। फाइन। तो मैं डॉक्टर विकास विजय आपको बेस्ट विशेष देता हूँ आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।